हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का आज जो है हम प्रश्नावली 1.2 पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, संबंध और फलन। इसमें हमने जो है प्रीवियस में 1.1 भी डिस्कस कर लिया है और इसके प्रीवियस के लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने एकाकी, आच्छादक और फलनों के प्रकार, जितने भी मतलब फलनों के प्रकार होते हैं उसको हमने देखा था। ठीक है ना। तो आप लोग जो है प्रीवियस का जो लेक्चर है उसको एक बार देख लीजिए, ताकि यहाँ का जो आप समझेंगे, जो क्वेश्चन हम यहाँ पर आज करेंगे वो आप लोगों को A to Z सारा चीज़ें जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है पढ़ते हैं। और क्या है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r स्टैरिक टू r स्टैरिक एकाकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टैरिक सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टैरिक को n में बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्ववत r स्टैरिक ही रहे, तो क्या यहां परिणाम सत्य होगा? तो चलिए सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखिए, दो पार्ट में दिया गया है। तो पहला तो इसमें ये यहां तक है। ठीक है, एक पार्ट तो यहां तक है कि ये कहा है कि अगर ये r जो फंक्शन है वो अगर आपका f जो है वो अगर r स्टैरिक से r स्टैरिक में जाए तो ये जो फंक्शन हमारे पास f(x) दिया हुआ है, f(x) 1/x जो दिया हुआ है, क्या ये हमारा एकाकी और आच्छादक होगा? जो r स्टैरिक है वो नॉन नेगेटिव कह रहे हैं कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। मतलब वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। आप ये समझ लो कि जितने भी प्रकार के नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके जितने प्रकार के नंबर है वो सारे के सारे R में आ जाता है, मतलब वास्तविक संख्या में आ जाता है। लेकिन यहाँ बोल रखा है कि ये ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। अब ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव ना हो, जो वास्तविक संख्या ऋणात्मक ना हो, मतलब इसमें सारे के सारे धनात्मक वास्तविक संख्याएं आ जाएंगे, है ना। तो अब इस चीज को हमें बताना है पहला कंडीशन में कि जब ऐसा है, R फंक्शन हमारा R स्टैरिक से R स्टैरिक में जा रहा है तो वो एकाकी तथा आच्छादक है, ये हमें सिद्ध करना है। और दूसरी, जब प्रांतों को n में बदल दिया जाए तो क्या ये जो परिणाम है वो सत्य होगा? कह रहा है कि जो प्रांत है वो n में। चलिए इस बार हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं। f(x) बराबर 1/x दिया हुआ है और R स्टैरिक से R स्टैरिक। मैंने बताया था कि सबसे पहले एकाकी को समझने के लिए आप लोगों को कंडीशन जाननी पड़ेगी, और वो कंडीशन क्या है? अगर आपको एकाकी समझनी है तो उसके लिए आपको एक चीज तो देखिए क्लियर है कि आपको समझनी पड़ेगी। मैंने ये बताया था कि एकाकी वो फलन होता है जिसमें हर एक अवयव का, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 है और इधर A B C है, तो हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब जो है इस सह प्रांत में बन जाए, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं? एकाकी बोलते हैं। मतलब जैसे कि अगर ये हमारा x हुआ और ये अगर हमारा y हुआ, इसको हम बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। मैंने कल के लेक्चर में बताया था आप लोगों को, और इसको सह प्रांत बोलते हैं। तो जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो भिन्न भिन्न हो सह प्रांत में, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एकाकी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इसको मैथमेटिकली हम उसको कैसे बोलेंगे, उसके लिए मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया था कि माना जितने भी x है, प्रत्येक x के लिए, फॉर एवरी x1 और x2 के लिए, जो कि कहां पर बिलोंग कर रहा है? R स्टैरिक में बिलोंग कर रहा है। अगर R स्टैरिक में बिलोंग कर रहा है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा? देखिए, f(x1) बराबर f(x2) बताने होते हैं, यही बताने होते हैं। तो f(x1) की अगर मैं बात करूं तो 1/x1 बराबर 1/x2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x1 बराबर क्या आ जाएगा? x2 आ जाएगा। तो यही कंडीशन मैंने मैथमेटिकली बताया था कि f आच्छाद एकाकी के लिए क्या होगा। अतः हम कह सकते हैं अतः f एकाकी होगा, एकाकी है। अच्छा, उसके बाद हम जो है यहां पर बात करेंगे आच्छादक की। तो आच्छादक के लिए क्या करना होता है? आच्छादक के लिए देखिए, अगर मैं बात करूं
आच्छादक के लिए सबसे पहले तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि आच्छादक क्या होता है। देखो, आच्छादक वो फलन होता है जिसमें जो सह प्रांत है उसका हरेक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए। या फिर दूसरा कंडीशन हम ये बता सकते हैं कि जो परिसर होता है, परिसर वो हमारा सह प्रांत के बराबर हो जानी चाहिए। ये कंडीशन मैंने बताया था। तो परिसर को अगर मैं जो है fx से कहूं, fx कहूं, और प्रांत सह प्रांत को हमने क्या कहा है, y कहा है, तो fx मतलब y के बराबर हो जाता है। तो ये कंडीशन हमें मैथमेटिकली प्रूव करना होता है। तो चलिए अब बताते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू किसमें, r के लिए, r स्टेरिक के लिए जो आपका बोल रखा है। तो प्रत्येक y जो कि r में है ना, r में है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो fx बराबर क्या है, y है, तो y बराबर हम यहां पर कह सकते हैं कि 1/x है ना। या फिर हम इसको एक बार सही से लिख लेते हैं। देखिए यहां से कि fx जो है 1/ किसके बराबर हो जाएगा, x के, जो कि दिया हुआ है। और fx जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम y के बराबर लिख सकते हैं, जो कि 1/x हो जाएगा। अब यहां से हम x का मान क्या कर लेंगे, बदल लेंगे, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब देखिए, अगर x बराबर 1/y है तो f 1/y अगर मैं रखता हूं तो क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये y के बराबर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या निकल के आ गया कि जो fx है वो y के बराबर आ गया है, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं, अतः जो हमारे पास f है वो हमारा कैसा है, आच्छादक भी है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है, आच्छादक भी है। तो आप लोग देख सकते हो कि आच्छादक क्यों है। यहाँ पे चलो पहले लिख लेते फिर समझाते हैं। अतः f आच्छादक f आच्छादक है। आच्छादक क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं y का मान अगर कुछ भी रखता हूं, y किस में बिलोंग कर रहा है, हमारे r में बिलोंग कर रहा है। तो मैं अगर y का मान अगर मैं कुछ भी रखता हूं, कुछ भी मतलब जैसे कोई भी नंबर हो, तो उसका जो इमेज है वो हमारा x में होना चाहिए, वो हमारा x में होना चाहिए। तो मतलब y का मान अगर मैं 1 रखता हूं तो 1/1 जो कि x में भी है। अगर मैं 1/2 करता हूं तो 1/2 का मतलब 0.5 जो कि इस प्रांत में भी है 0.5। तो हम ऐसे करके देख सकते हैं, जो कि हमारे इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये आच्छादक फलन हो जाएगा, है ना। अब चलिए इसके अगले पार्ट पर डिस्कस करते हैं। और उस अगले पार्ट में इन्होंने ये बोल रखा है कि देखिए, इस अगले पार्ट में इन्होंने ये बोल रखा है कि जो प्रांत है उसको हम किस में बदल दे, आर स्टैरिक को, यदि प्रांत आर स्टैरिक को n में बदल दिया जाए, n का मतलब है कि प्राकृत संख्या, और जो सह प्रांत है वो पूर्ववत क्या रहे, पूर्ववत जो है आर स्टैरिक ही रहे। तो चलिए कंडीशन हम यहाँ पर अब ड्रॉ कर लेते हैं फिर से एक बार। इसी का ही सेम क्वेश्चन है, कोई ऐसा बहुत टफ नहीं है इसमें। देखो इसमें कंडीशन ये बोल रखा है कि आपको एक तो हमारे पास ये प्रांत हो गया है और दूसरा हमारे पास क्या आ गया है, ये सह प्रांत हो गया है ना। तो अब मैं देखिए अगर मैं बात करूं कि ये जो इन्होंने कह रखा है कि जो प्रांत है, ये जो प्रांत हमारे पास है, इस प्रांत को आप किस में बदल दोगे, n में बदल दोगे, मतलब ये है प्राकृत संख्या। और जो सह प्रांत है उसको हम पूर्ववत किस में रखे, आर स्टैरिक में ही रखे। तो उस कंडीशन में क्या ये चीज सत्य होगा या नहीं होगा, वो हमें वेरीफाई करना है। वही फंक्शन हमारे पास सेम दिया है fx, तो हम यहाँ पर फंक्शन को gx मान लेते हैं। माना gx बराबर 1/x है। अब नया फंक्शन बन गया जब हमने किसको चेंज कर दिया है। और जो फलन है, जो f है, सॉरी f नहीं, यहाँ पर हम gx ले रहे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, g है, जो g है वो हमारा किस में, n से r में मैप हो रहा है, आर स्टैरिक में मैप हो रहा है ना।
तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो हम एकाकी को वेरीफाई कर लेते कि ये फलन एकाकी होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट एकाकी के लिए, एकाकी के लिए, तो एकाकी के लिए अगर मैं बात करूं तो वही क्या होता है कि हर एक का जो है अलग अलग इमेज होना चाहिए, है ना। प्रत्येक जितने भी हमारे पास प्रांत के अवयव होंगे उन सभी प्रांत के अवयवों के लिए सह प्रांत में अलग अलग हमारे पास क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो ये चीज़ समझने की बात है, आप लोग डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। तो मैथमेटिकली अगर मैं यहाँ बात करूँ, माना प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू किसके लिए, n के लिए। अब यहाँ बदल जाएगा क्योंकि प्रांत बदल गया है, तो प्रांत हमने किस में से लिया है, n से लिया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, n के लिए लिखेंगे, ठीक है ना, n के लिए लिखेंगे। तो उस कंडीशन में देखिए f(x1) बराबर f(x2), तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1/x1 बराबर 1/x2। और अगर मैं बात करूँ उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, तो x1 जो है x2 के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या बताती है कि f हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः जो f है, f फंक्शन कहाँ से, n से r स्टेरिक में क्या है, एकाकी है, एकाकी है। ये चीज बताने थे। दूसरा हमें क्या बताने हैं, आच्छादक बताने हैं। तो आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए वही सेम कंडीशन है ना, प्रत्येक माना, यहां पर लिख लेते हैं आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। तो प्रत्येक माना प्रत्येक जो y है वो किस में बिलोंग कर रहा है, r स्टेरिक के लिए। हम क्या करेंगे, जो gx है, जो gx है उसको हम क्या करेंगे, 1/x लेंगे, और जो gx है उसको मैं अगर y मान लूँ एक टाइम के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब मैं अगर इस x को y में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x बराबर 1/y। और अगर 1/y है, 1/y है तो हम g यहाँ पर लेंगे हम, क्योंकि फंक्शन को हमने बदल दिया है। तो g 1/y बराबर, g 1/y बराबर 1/y, जो कि y के बराबर हमारा नहीं आएगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए कि y के बराबर नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर y बराबर क्या ले रहा हूँ, 1/x ले रहा हूँ, या फिर यहाँ पर इस चीज को हमें देखना, x बराबर 1/y ले रहा हूँ, क्योंकि जितने भी x है वो हमारे किस में, ये अगर x है, देखिए अगर ये हमारे पास x है और ये अगर y अगर हम इस r में से ले रहे हैं, तो x के अंदर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 और इस प्रकार के नंबर्स है x में। और लेकिन y में हमारे सारे टाइप के नंबर आ रहे हैं, जिसमें 1 आ रहा है, 1/2 भी आ रहा है, उसके बाद 1.5 भी आ रहा है ना, अंडर रूट के नंबर भी आ रहे हैं, सारे के सारे प्रकार के नंबर आ रहे हैं। तो मैं अगर कोई भी एक नंबर, मान लीजिए कि मैं y का मान मान लीजिए कि मैं लेता हूँ 2, तो x का मान देखिए, y का मान मैं अगर 2 लेता हूँ, x का मान क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। लेकिन x में क्या 0.5 है, ये तो हमारे पास x में बिलोंग कर ही नहीं रहा है, n में बिलोंग कर ही नहीं रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ ये आच्छादक फलन हमारा नहीं होगा। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः y आच्छादक नहीं होगा। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः जो gn से r स्टेरिक में हो रहा है मैपिंग, आच्छादक नहीं होगा। ठीक है ना, तो यही चीज पूछा था कि ये सत्य होगा या नहीं होगा, तो हमने वो चीज कर दिया है ना। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। हमने ये पहला वाला जो क्वेश्चन था वो हमने कर लिया है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी वही सेम सब कुछ जो हमने प्रीवियस में कर रखा है वैसा ही सब करना है। बोल रखा है कि निम्नलिखित फलनों में
निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। तो सारे के सारे फलन हमारे पास दे रखा है, तो पहला वाला जो फलन है उस पर हम बात कर लेते हैं। पहला वाला जो फलन है वो क्या दे रखा है? पहला वाला फलन दे रखा है कि fx जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। fx जो है एक्स स्क्वायर के बराबर है और जो फंक्शन है वो fx बराबर एक्स स्क्वायर, और जो फंक्शन दिया हुआ है f वो किससे किस में मैपिंग होता है? n से n में मैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पर एक बढ़िया बात है कि प्रत्येक n के लिए, है ना, प्रत्येक n के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है एकैकी गुणों को हम जांच करेंगे एकैकी के लिए। तो एकैकी के लिए, तो एकैकी के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, माना प्रत्येक x1 x2 बिलोंग किस में करेगा? यहाँ n में बिलोंग करेगा, है ना। प्रत्येक x1 x2 किस में बिलोंग करेगा? n में बिलोंग करेगा। तो अगर x1 x2 n में बिलोंग कर रहा है तो हम उसके लिए f x1 बराबर f x2 लेंगे। तो जब f x1 बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर x1 का स्क्वायर बराबर f x2 मतलब x2 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा? x1 बराबर x2 आ जाएगा। क्लियर? ये एकैकी फलन हो जाएगा। फिर आच्छादक की अगर मैं बात करूं, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए हम क्या कह सकते हैं कि माना प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए देखिए हम क्या लेते हैं कि जो fx है वो 1 वो हमारे जो है किसके बराबर हो जाए? सॉरी, यहाँ पर जो है y के बराबर हम शो करते हैं ना, हम y के बराबर शो करते हैं। तो fx बराबर क्या दिया हुआ है? fx बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, fx बराबर एक्स स्क्वायर दिया है और यहाँ से y हो गया। अब इसको हमें क्या इसमें कन्वर्ट करना है? y में। तो सिंपल हम y में लिख सकते हैं y बराबर अंडर रूट ऑफ x। तो देखिए अगर मैं x का कोई मान रखता हूं, x किस में बिलोंग कर रहा है? n में बिलोंग कर रहा है। तो x का मैं अगर कोई भी मान रखता हूं तो y का मान क्या आ रहा है? जैसे कि मैं x का मान 1 रख रहा हूं तो y का मान कितना आ रहा है? x का मान अगर मैं 1 रख रहा हूं, देखिए यहां बना करके देख लेते हैं एक बार हम लोग, ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। ये भी n है और ये वाला भी n है, मतलब प्रांत भी n है और सह प्रांत भी n है। n में कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 इस प्रकार के सारे नंबर होते हैं। अगर ये भी n है तो इसमें भी 1 2 3 इस प्रकार के सारे नंबर होंगे। तो अगर मैं x का मान 1 रखता हूं तो y का मान भी देखिए 1 आ रहा है, मतलब x का मान अगर 1 रख रहा हूं तो y का मान 1 आ रहा है। लेकिन वही अगर मैं x का मान 2 रखता हूं, है ना, x का मान अगर 2 रखता हूं तो यहाँ x का मान 2 रखूंगा तो √2 हो जाएगा। और √2 का मान कितना होता है? √2 का जो मान होगा वो क्या हमारे y के अंदर है? नहीं है, क्योंकि इसमें तो सारा का सारा जो इसमें 1.41 समथिंग आता है कि नहीं √2 का मान। तो यहाँ पर जो है अब पॉइंट में तो कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं, अतः हम कह सकते हैं कि f, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः f क्या नहीं होगा? f आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, f हमारा क्या नहीं होगा? आच्छादक नहीं होगा। चलिए अगला वाला वेरीफाई कर लेते हैं। अब ऐसे आप लोग जो है सारा वेरीफाई कर लेते हो, बस इसमें फर्क क्या है? इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें सिंपली दिक्कतें आपको किस में आएंगी? इसमें दिक्कतें आएंगी। क्या है वो? फंक्शन कहां से कहां तक दे रखा है। ठीक है ना, फंक्शन कहां से कहां तक दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ फंक्शन जितने भी है वो एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब ये एक्स क्यूब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ अगर सारे एक्स स्क्वायर भी दिया होता तब भी हमें इस चीज में बहुत ध्यान रखना होगा कि z में क्या नंबर होते हैं, r में क्या नंबर होते हैं, n में क्या नंबर होते हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, होमवर्क में डाल रहा हूँ। पहला वाला तो मैंने करवा दिया है, एकदम एग्जैक्ट वैसी इसी तरीके से आप लोगों को करना है। मेन ध्यान आपको यहाँ पर देना है फंक्शन कहाँ से कहाँ पर वेरी कर रहा है ना। जो फंक्शन है वो मैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, किस में हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए क्या कहा है।
क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो हमारे पास महत्तम पूर्णांक है fx महत्तम पूर्णांक दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये वाला ब्रैकेट जब लगा देंगे तो उसको महत्तम पूर्णांक बोलेंगे, और इसमें फलन दे रखा है जो कि r से r में है ना, फलन r से r में है। तो हमको ये बताना है कि ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है ना, जहां जो x है x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांकों को निरूपित करता है। ठीक है, महत्तम पूर्णांकों को निरूपित करता है। तो देखिए महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या है, आप लोग थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए, है ना, इस चीज को आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। अगर मैं देखिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1.2 महत्तम पूर्णांक, इसमें क्या हो जाएगा, हम पूर्णांक लेना है हमें, है ना, एक इंटीजर मान ले लेना है, पूर्णांक ले लेना है। पूर्णांक का मतलब क्या है कि भैया 1 2 3 इस प्रकार के। अगर मैं 2.6 ले रहा हूं तो इसमें आ जाएगा एग्जैक्ट 2 वैल्यू आ जाएगा। ऐसे में अगर 5.9 ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इसमें एग्जैक्टली आपका 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो नंबर ये महत्तम पूर्णांक है, ये बस इतना ही रहता है हमारा। बाकी अगर आपको जरूरत है तो इसका सेपरेट लेक्चर बना करके मैं आप लोगों को दे दूंगा, है ना, सेपरेट लेक्चर बना करके मैं आप लोगों को ये दे दूंगा। अब आप लोग एक चीज देखिए, अगर मैं इसके एकाकी की बात करने जाऊंगा, एकाकी की, चलिए एकाकी, तो एकाकी के लिए अगर मैं देखिए f 1.2 लेता हूं, है ना, f अगर 1.2 लेता हूं तो इसका जो इमेज बन रहा है वो 1 बनेगा। अगर मैं f 1.9 भी ले लेता हूं, 1.9 भी ले लेता हूं तो भी इसका जो इमेज बनेगा वो 1 पर ही बन रहा है। तो एकाकी के लिए देखिए क्या कंडीशन बन जा रहा है, अब ये समझ लीजिए, ये भी r से है और ये भी r से है। तो इसमें अगर मैं 1.2 लेता हूं तो इसका जो इमेज बन रहा है वो 1 में बन रहा है। अगर मैं 1.9 ले रहा हूं तब भी इसका जो प्रतिबिंब है वो 1 पर बन रहा है। तो क्या ये एकाकी कंडीशन है? एकाकी के लिए क्या बोला था कि प्रत्येक प्रांत में जितने भी अवयव होंगे सह प्रांत में उसका अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो अगर अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में वो जो है एकाकी नहीं होगा। तो क्या इस कंडीशन में अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है? नहीं बन रहा। देखिए 1.2 का भी 1 है इमेज और 1.9 का भी इमेज क्या है, 1 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः हम यहां पर कह सकते हैं, अतः f 1.2 और f 1.9 दोनों के लिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। हमें कह सकते हैं इसीलिए f r से r में एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। चलिए अगला आच्छादक की मैं अगर बात करूं, अब आच्छादक के लिए देखिए आच्छादक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी एग्जैक्ट सेम वही चीज हमें करना होगा। तो देखिए यहां समझना है हमको, ठीक है ना। आच्छादक के लिए क्या है, दूसरा इसमें आता है आच्छादक। आच्छादक के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें हमें थोड़ा सा लिखना है, आच्छादक भी ये नहीं होगा। रीजन क्या है मैं आपको दे रहा हूं। देखो हम चूंकि जानते हैं कि दशमलव की जितनी भी संख्या है वो क्या कैसी होती है, वो वास्तविक संख्या होती है। जो ये पॉइंट के जितने भी नंबर्स है ये सारे क्या है, वास्तविक संख्या ही तो है। ये सारे किसमें, आर में ही तो बिलोंग कर रहा है कि नहीं। जैसे कि 0.1.2 है, ये भी हमारे किसमें, आर में ही बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार जितने भी नंबर है वो आर में बिलोंग कर रहा है ना। लेकिन x का कोई ऐसा मान जो है आर में नहीं होगा। देखिए कैसे, प्रत्येक अगर मैं बात करूं, प्रत्येक जो y है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, r में बिलोंग करना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारे पास जो फंक्शन होगा fx वो हमारे किसके बराबर होनी चाहिए, y के बराबर होनी चाहिए। और जो fx दे रखा है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर y है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर y के लिए दे रखा है। तो आप कोई भी इमेज बना लो। अब इसको जनरल ये है कि यहां पर एग्जांपल से समझ लीजिए, जनरल कोई एग्जांपल से आप इसको समझ लीजिए। अगर मैं y में कन्वर्ट कर लूं तो x बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा y के इक्वल हो जाएगा। तो अब मैं अगर देखिए
y में से अगर मैं 1.2 लेता हूं, है ना, 1.2 लेता, कोई भी नंबर लेता, तो इसमें उसका इमेज जो है, इसमें जो है खाली रह जाएगा, कोई ना कोई अवयव जो है इसमें ऐसा आएगा खाली रह जाएगा, क्योंकि हमारा जो है 1.2 भी ले रहा हूं तो उसके लिए हमारा 1 आ जा रहा है ना, इस प्रकार के नंबर हमारे पास आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है आच्छादक फलन नहीं होगा। तो इसको हमें लैंग्वेज में लिखना है थोड़ा सा, तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे लिखना है लैंग्वेज में। इस प्रकार से तो हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि मना करना है, तो हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज की हेल्प से इसको लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए, चूंकि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, चूंकि 0.7 ये किस में बिलोंग कर रहा है, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। क्योंकि अगर 0.7 आर में बिलोंग कर रहा है तो किंतु हम यहां पर ये कह सकते हैं आर में कोई भी एक्स का कोई मान नहीं है, ये चीज हम कह सकते हैं, कोई भी मान नहीं है। तो अगर कोई भी मान नहीं है कि जो fx है वो हमारा 0.7 के बराबर हो जाए, है ना, कोई भी मान नहीं है कि fx जो है 0.7 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम यहां पर कह सकते हैं अतः महत्तम पूर्णांक ना तो अतः x ना तो एकाकी है और ना आच्छादी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी हमने इसको कर लिया है। चलिए अब चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो ऐसा ही है और इसी वे में हमें जो है सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए y बराबर fx बराबर जो है मॉडुलस ऑफ x तथा द्वारा प्रदत्त मापांक फलन है जो कि f r से r में ना तो एकाकी और ना आच्छादक है, जहां मॉडुलस x बराबर x है यदि x जो है धन या शून्य है। उसके बाद तथा मॉडुलस x बराबर माइनस x है यदि जो x है वो हमारा कैसा है, ऋण में है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ इन्होंने देखी, ये दे रखा है एक फंक्शन दे रखा है जो कि r से r में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें समझने के लिए, r से r में है। और जो फंक्शन दे रखा है fx जो कि मॉडुलस ऑफ x दे रखा है। अब मॉडुलस x को कैसे इन्होंने डिफाइन कर रखा है समझिए। देखिए मॉडुलस x जो है x के बराबर होगा, ये जो मॉडुलस x है वो x के बराबर होगा कब, यदि x धन या शून्य है, मतलब x जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, x का मान जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 के बराबर होनी चाहिए, तो हमारे पास x आएगा। उसके बाद दूसरा कहा है कि माइनस x यदि x का मान कैसा हो, ऋण हो, ऋण का मतलब 0 से छोटी हो, तो ये फंक्शन भी हमारा क्या हो गया है, डिफाइन हो गया है। तो अगर फंक्शन डिफाइन हो गया है तो उस कंडीशन में अब चलिए हम बात करते हैं f किसके लिए, एकाकी के लिए। फर्स्ट एकाकी के लिए, तो एकाकी के लिए हम क्या दिखाते हैं कि जो फंक्शन है वो उसका हर एक मैपिंग का अलग अलग मैप्ड होना चाहिए। तो अगर मैं f देखिए, क्योंकि r में से हम -1 भी ले सकते हैं, f -1 ले तो भी हमारा क्या हो जाएगा, -1 लेते हैं तो मॉडुलस -1 प्लस हो जाएगा ये। अगर f ऐसे ही प्लस का 1 लेता हूं तो मॉडुलस प्लस का 1 जो कि 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है, अलग अलग फंक्शन पर जो वैल्यू है वो सेम मिल रहा है, -1 पर 1 मिल रहा है और +1 पर भी 1 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः f एकाकी नहीं है। कहां से कहां तक, r से r में एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है।
आच्छादक के लिए हम क्या कह सकते हैं? दूसरा आच्छादक, आच्छादक के लिए हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि ये हमेशा के लिए पॉजिटिव ही होगा, है ना। ये जो भी है वो हमारे पास, कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू ले लो, वो इसका एक पॉजिटिव वैल्यू बना करके दे देगा, है ना। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास fx है वो हमेशा के लिए क्या होगा, क्योंकि जो fx बराबर जो मॉडुलस x है, मॉडुलस x है हमेशा धनात्मक होगा, है ना, धनात्मक होगा। तो अगर ये चीज धनात्मक है तो अगर -1, यदि -1 लेते हैं, जो किस में से, r में से अगर हम -1 लेते हैं तो x का कोई मान नहीं होगा। तो x का कोई मान नहीं होगा। ऐसा इसलिए कहा है, मैंने ये बताया था कि जो कोडोमेन है उसमें हमारा कोडोमेन है, अभी समझाते हैं इसमें, देखिए। अतः हम कह सकते हैं f आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये हो गया डोमेन और दूसरा ये हो गया हमारे पास एक कोडोमेन, ठीक है। जब ये जो fx है ना, यहां समझने की जरूरत है आपको। fx जो दे रखा है वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ x दे रखा है, मतलब ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। और ये जो मैपिंग हो रहा है वो r से r में मैपिंग हो रहा है, ये r से r में मैपिंग हो रहा है। अब अगर देखिए मैं x का कोई भी मान उठा के ले लेता हूँ, x का मान मैं -1 लेता हूँ, ये r में है, लेकिन -1 ले रहा हूँ तो ये +1 आ रहा है। x का मान जो है मैं +1 ले रहा हूँ तो भी ये इसका जो मैपिंग है वो किस में हो रहा है, +1 में हो रहा है। ऐसी में अगर 2 लेता हूँ, प्लस का माइनस का 2 लेता हूँ तो इसका जो मैपिंग हो जाएगा वो प्लस का 2 में हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मैं प्लस का 2 लेता हूँ तो भी 2 में होगा। लेकिन बीच में कुछ ऐसे अवयव भी आएंगे जो पॉइंट में होंगे, है ना, 1/2, इस प्रकार के जितने भी अवयव होंगे वो तो हमारा क्या हो रहा है, खाली रह जा रहा है। जबकि जो परिसर होना चाहिए, परिसर जो होना चाहिए वो हमारा जो है सह प्रांत के बराबर होनी चाहिए, जो कि होने ही रहा है। तो हम ये कंडीशन भी यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते थे कि ये चूंकि परिसर जो है सह प्रांत के बराबर नहीं है, ऐसा हम लिख सकते थे। चूंकि परिसर डज नॉट इक्वल टू सह प्रांत, बस इतने से बाद में हमारा हो जाता क्वेश्चन का पूरा रामायण। समझ में? इसमें लैंग्वेज का बहुत इशू रहता है। आप लोग लैंग्वेज को थोड़ा सा प्रायोरिटी देंगे ना तो ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। तो आज का जो इतने भी हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया है, 4 नंबर क्वेश्चन हमने आज डिस्कशन कर लिया है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो लेक्चर में हम जो है इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व आउट करेंगे, है ना। और चैनल पर बने रहिए। आप लोग नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।